हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। अब बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 10 और उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। एलिमेंट्री से हमें ये तो पता चल ही रहा है कि कुछ हम बेसिक जो होता है, राइट, कहते हैं ना कि आपने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करी है, यानी कि जो आपकी बेसिक एजुकेशन थी वो आपने कंप्लीट करी है। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक शेप्स के बारे में समझेंगे। अब वो बेसिक शेप्स के बारे में समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि फर्दर हम तभी उन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, उनसे रिलेटेड फॉर्मुलाज कर पाएंगे। तो आइए चलिए अपनी एलिमेंट्री शेप्स को हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो भी चीजें आपकी हेल्प करती हैं आपकी कंस्ट्रक्शन में। अब मैम, हम तो कहीं कंस्ट्रक्शन करने जाते नहीं है ना, हमारे यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, तो फिर हमें ये ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की क्या जरूरत है? ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऐसा नहीं कि हम जाके फील्ड वर्क में ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हमारे पास एक पूरा प्रॉपर चैप्टर होता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, वहां पर हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। और स्केल यानी कि आपका रूलर, ये तो एक ऐसा कॉमन टूल है आपका मैथमेटिक्स में, इसकी तो आपको हर दम जरूरत है फॉर अ स्ट्रेट लाइन, टू मेजर अ लाइन सेगमेंट, एनीथिंग व्हाट यू हैव, यू नीड ऑलवेज योर रूलर। सो यहाँ पर हमारे ये कुछ हमें इंस्ट्रूमेंट्स बताए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले है हमारा रूरल, नेक्स्ट कंपास, नेक्स्ट डिवाइडर एंड सेट स्क्वायर्स। ठीक है, ये चार हमारे इक्विपमेंट्स हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि इस स्केल में, इस रूरल में जो हमारा 1 सेंटीमीटर है, इट्स इक्वल टू 10 इक्वल पार्ट्स ऑफ 1 mm ईच, यानी कि मिलीमीटर। ठीक है, उनके इक्वल है। The rural is divided into inches along the other edge. With the rural, you can draw lines, trace line segments, etc. ठीक है, the compass has two metal arms hinged at one end. One arm has a spike at its open end. The other arm has an arrangement for holding a pencil with the help of a screw. The compass is used to construct a circle, line segment, angles, arcs, etc. Divider. A divider has two pointed arms hinged at one end with the help of a knob. The distance between the arms can be adjusted by opening and closing them. The divider is used to compare the length of the line segment. Set squares are pair of two triangular instruments. One set square has 30, 60, 90 angles at its vertex and the other has 40, 45, 90 angles at its vertex. Set squares are used to draw perpendicular and parallel lines. यहाँ पर हमने क्या समझा? सबसे पहले तो हमने ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे इनके नाम देखे। नाम देखने के बाद हमने फिर फर्दर देखा कि इनका हमारा यूज क्या है। तो रूरल का हमें सबको यूज पता है कि हमें कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी हो तो हम किसका यूज करेंगे? हम रूरल का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंपास आ जाता है। कंपास का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि एक साइड पर आपका स्पाइक होगा, एक साइड पर आपकी पेंसिल होल्ड करने के लिए विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू एक अरेंजमेंट की गई हुई है और इससे आप लाइन सेगमेंट सर्कल कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। सेम डिवाइडर अब विद द हेल्प ऑफ अ रूरल वी कैन ऑल्सो मेजर आवर लाइन सेगमेंट, बट वी कैन डू द सेम थिंग विद द डिवाइडर एज वेल। सेट स्क्वायर्स में हमारे 3 ट्राइंगल्स हैं, अभी दिख भी रहा होगा बच्चों आपको। इन 3 ट्राइंगल्स का कुछ एंगल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है जो कि हम हेल्प करते हैं पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए। और प्रोटेक्टर बच्चे जनरली से डी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम छोटे थे तो हम तो इसे डी ही कहते थे क्योंकि इसकी शेप है वो डी है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, इट्स प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर का काम क्या होता है कि जब भी हम कोई भी एंगल फॉर्म करते हैं टू मेजर दैट और समटाइम्स टू ऑलवेज, मतलब अगर हम विदाउट कंपास अपना एंगल बनाना चाह रहे हैं विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, तो वी जस्ट पुट द protector at the line segment and we can measure where is the angle of 120 degree, 60 degree, etc. and etc. Okay, so I hope this is clear to you. Now we have line segment. Line segment we already understood, where we have a starting point and the ending point. So if you say there is a starting point and ending point, that's why it's called a line segment. Comparison of line segments. Now how can we compare between different types of line segments? In many cases only by observing we can tell which line segment is longer and which is smaller. For example, these one, ठीक है, but in suppose there is some little bit difference. For example, I have a line which is 5.2 centimeter and the other line is 5 centimeter. तो देखने से इतना क्लैरिफाई नहीं होगा कि एग्जैक्ट उनका डिफरेंस क्या है. So what I have to take to at that moment I have to use my divider or I have to use my ruler to measure the exact difference between these two line segments. Okay, now comparison by tracing. To compare the length of two line segments, say AAB and RS by tracing, we first trace the line segment RS on a tracing paper, then we place tracing paper over. तो यहाँ पे सिंपली वो एक आपका ट्रेसिंग पेपर नहीं आता था ब्लू कलर का कि आप कुछ भी लिखोगे, राइट, और वो आपके जो भी उसके मतलब नीचे जो पेपर होगा उसके ऊपर आ जाएगा।
तो यही है कि हमने पहले ट्रेस करा है, एक लाइन को ट्रेस करा और उसके जो ट्रेसिंग हमारे पास आई, ट्रेस पॉइंट्स आए, हम दूसरी लाइन के ऊपर रखेंगे एंड देन वी कैन कंक्लूड दैट विच लाइन इज बिगर और स्मॉलर. ओके, now next we have comparison using divider. So how we can use it? We have to open our divider from point A to point B and then this same divider without any changes in that particular setting, we have to keep on this divider on the other line, right? अगर जितना हमने ओपन किया था अपना पहला डिवाइडर, जैसे कि यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल 4 सेंटीमीटर, वैसे वो पता नहीं चलेगा आपको कितना है, बट जस्ट फॉर एग्जम्पशन कि आपने मेजर करा और जब आपने दूसरी लाइन पे पुट करा तो आपका वो डिवाइडर जो था वो यहाँ पर ही खत्म हो गया, इससे आगे कंटिन्यू ही नहीं हुआ है. ठीक है, तो ये आपको पता चला कि ये जो है फिर ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है. ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो. नेक्स्ट वी हैव रूरल. रूरल की हेल्प से तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी है कि आपको क्या करना है. जस्ट आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट को 0 पे रखेंगे और फिर एंडिंग पॉइंट देखेंगे, जो भी मेजरमेंट आएगा आपका पास वो हो गया. एंड नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू कि आपके पास नेक्स्ट लाइन को भी सेम मेजर करना है, दोनों की मेजरमेंट आपके पास है, देख के आप बता दीजिए कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. एज सिंपल एज दैट. Measurement of line segments by using a divider. To measure a line segment say AB by using a divider, I already explained you this. In the given figure, compare the line segments with the help of a compass or divider and filling the blanks using symbols of this. तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको यहाँ पे कुछ नहीं समझा पाऊंगी क्योंकि मेरे पास मेरे ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, बट फॉर श्योर आपके पास आपके ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होने भी चाहिए और होंगे भी. तो आपको क्या करना है, ये आपके पास डायग्राम दिया हुआ है, जस्ट मेजर दैट एंड फिल दिस. Filling the blanks. Measure and write the length of the following segments using rural. तो ये आपको पता ही है. Find the length of the following line segments and verify AB plus PQ it's equal to CD. तो बच्चों यहाँ पर वैसे वो देखने से भी पता चल रहा है कि इक्वल होगा, बट यू हैव टू कंसीडर इट क्योंकि देखो यहाँ से जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा इतना डिस्टेंस यहाँ पे ओवरकम हुआ है, ये तो चलो इक्वल है और फिर आप इस डिस्टेंस को भी तो माइनस करोगे. तो आपको क्या करना है, आप इसे मेजर करोगे और बताओगे कि होगा कि नहीं होगा. सो बच्चों इस वाली एक्सरसाइज में जितना कुछ भी मैंने आपको अभी मेजरमेंट के बारे में ऊपर बताया अबाउट लाइन सेगमेंट, वही सारा काम है. और जो जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने डिस्कस करे और इंस्ट्रूमेंट हमने मेजरली 2 ही डिस्कस करे, बाकी तो हमने एग्जम्पशन करा था. तो वन वी हैव टू टेक इट विद द हेल्प ऑफ अ रूरल एंड द नेक्स्ट वी हैव टू टेक योर help of divider and then you are able to solve this exercise. Now magnitude of an angle. The magnitude of an angle is the amount of rotation through which one of the arms must be rotated about the vertex to bring it to the position of the other. Angle as rotation of ray. Suppose a ray after starting from its initial position OA rotates about the point O and takes the final position OB. Then we say that an angle AOB has been described by the rotating ray with the O as vertex and OA and OB as its arm. यहाँ पर हमें क्या चीज बताई गई है कि जो ये OA है इनिशियल पोजीशन है, आप इसमें आप कोई चेंज नहीं करते हो, ये तो एक स्ट्रेट हमने लाइन क्रिएट करी, ये कि हमारी रे है OA, दैट सिंपल. ठीक है, बट जो हमारा OB है इसे हम अरेंज करते हैं. क्या हम इसे इतना ओपन करेंगे, आप इसे ऐसे देखे चलिए, इतना ओपन करेंगे, इतना ओपन करेंगे, इतना करेंगे, तो ये हमें डिसाइड करना और इसके रोटेशन पे ही सारी चीजें डिपेंडेंट है. अभी ये है हमारा 60 डिग्री का एंगल, अगर मैं इसे कंप्लीट एल बना दूं, यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा हो गया, अगर मैं इसे कंप्लीट एल बना दूं तो ये बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल. अगर इसी रे को मैं इस तरीके से कर दूं, थोड़ा एक्सटेंड कर दूं टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा 120 डिग्री का एंगल. तो हमें यही इसी तरीके से रोटेशन से एजम्पशंस हम करते हैं, इसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल कहते हैं. कंपेयरिंग टू एंगल्स. सबसे पहले कंपेयरिंग ऑफ टू एंगल बाय ऑब्जर्वेशन के देख के पता चल जाए, तो आपको हमेशा ये कंसीडर करना है कि आपको ये एजम्पशन जो करनी है, ऑब्जर्वेशन जो करनी है वो 90 डिग्री से करनी है, क्योंकि 90 डिग्री का ये कंफर्म है कि वो एल ही होगा, एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन होगी हमारी, तो एल फॉर्मेशन होगी वहां पे, जैसे कि यहाँ पे भी दिख रहा है. अगर ये 90 डिग्री से टुवर्ड्स राइट हैंड जाता है तो ये स्मॉलर एंगल होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा. बट अगर टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा. तो ये तो आपने ऑब्जर्वेशन से बता दिया, ट्रेसिंग से भी आप बता सकते हो, सेम जो कि मैंने आपको पेपर की हेल्प से समझाया था. फिर आ जाता है डिफरेंट एंगल फॉर्म बाय रोटेशन ऑफ द रे. लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट एंगल्स बाय यूजिंग अ क्लॉक. जीरो एंगल, तो ये हमारा जीरो एंगल है. व्हेन द क्लॉक शोज द 12 नून और 12 मिडनाइट द एंगल फॉर्म बिटवीन इट्स टू आर्म्स इट्स जीरो. क्यों हम कह रहे हैं कि ये जीरो है, क्योंकि देखो दो आर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा, जो स्पेस होगा ना हमारा, वो हमारा एंगल को डिनोट कर रहा है. अब यहाँ पे तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, कोई स्पेस है ही नहीं, तो हम कैसे कहते हैं कि यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, देन इट इज अ 0 डिग्री एंगल. अब यहाँ पर राइट एंगल, यहाँ पर राइट एंगल आप कैसे कंसीडर करोगे, सॉरी कंप्लीट एंगल हमने क्या कहा, द नीडल ऑफ द क्लॉक कम बैक टू 12 अगेन आफ्टर वन रोटेशन
द एंगल फॉर्म बाय दिस कंप्लीट टर्न इट्स कॉल्ड द कंप्लीट एंगल। यानी कि हमने एक ही मतलब ये पूरा रोटेशन करके गई है तो ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा हमारा। राइट एंगल आपको पता ही है 90 डिग्री का बनाएगा। ये हमारा 180 डिग्री का एंगल जब 6 बज रहे होंगे, ठीक है, आप 12:30 बज रहे होंगे, एकदम स्ट्रेट हमारी लाइन हो रही होगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद काइंड्स ऑफ एंगल, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि ये एक्यूट एंगल है विच इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री और 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में कोई भी एक एंगल हो सकता है, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट कर्व्स फॉर्म। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 3 to 6 पे जब जा रही है तो उसकी क्या मेजरमेंट हो। इफ द आवर हैंड स्टार्ट्स फ्रॉम 3 एंड स्टॉप्स एट एन देन इट कवर्स 1/4 रिवोल्यूशन। आपको ये ध्यान में रखना है कि वो रिवोल्यूशन कितना कंप्लीट करे। अगर वो 1/4 रिवोल्यूशन करे तो मल्टीप्लाई बाय 360 कर देंगे हमारा आंसर, तो हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है तो ये 1 राइट एंगल हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि जब हम 360 से 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे बच्चों तो 4 1 जा 4 4 9 जा 60 36 एंड 0 इज कॉमन, ठीक है, तो 1 राइट एंगल हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हमें 10 to 4 का है। 10 to 4 में हमने क्या चेक करा है, इफ द आवर हैंड स्टार्ट्स फ्रॉम 10 एंड स्टॉप्स एट 4 देन इट कवर्स हाफ। यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हुई, 10 से स्टार्ट हुई, ठीक है, और 10 से स्टार्ट होके वो कहाँ पर गई, 4 पे हो गई, तो पूरा रिवोल्यूशन कहाँ कंप्लीट हुआ, हाफ ही हुआ ना। देखो यहाँ पे ये हाफ सेमी सर्कल बनता हुआ दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो ये हाफ हुआ, तो इसे फिर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से करेंगे तो हमारा 2 राइट रिवोल्यूशंस आएंगे, 2 राइट ट्रायंगल्स आएंगे विच इज 180 डिग्री। 90 + 90 इज 180 डिग्री। तो वहां पे दिख भी रहा है कि 180 डिग्री का एंगल बनेगा और हमने वो इवेल्युएट भी कर लिया है। नेम द एंगल कॉरस्पॉन्डिंग हाफ अ रिवोल्यूशन, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, ठीक है, और 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन। ऊपर भी समझाया ये चीज हमने, यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेशन करके बताई 1/5 ऑफ अ राइट एंगल, तो 1/5 ऑफ 90 डिग्री। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है ये ऑलरेडी समझा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसे सॉल्व करने के लिए कैपेबल नहीं हो। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैम थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। गो बैक टू प्रीवियस कंटेंट, गो टू द अलजेब्रिक चैप्टर, सारी चीजों को सबसे पहले समझो और फिर इस चैप्टर पे वापस आना, ठीक है। फिर आता है 3 राइट एंगल्स। 3 राइट एंगल्स मींस 90 + 90 + 90 और यू कैन आल्सो से 3 मल्टीप्लाई बाय 90 व्हिच इज 270 डिग्री। हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन द एंगल बिटवीन द आवर एंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज। अब यहाँ पर आपको ये बताना है, तो यहाँ पर ये जो 12 है ये कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। ये तो 360 डिग्री हमारा एएम बोला हुआ है, स्प्लिट रिवोल्यूशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि एएम है हमारा। सो यहाँ से और 15 मिनट का हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे। 15 मिनट को हम आर के बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे और फर्दर उसका मतलब आपकी जो मिनट की वो जो होगी निडल होगी वो भी तो पूरा एक फुल रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगी ना। तो जब आपकी वो 115 यानी कि वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही होगी, क्योंकि जब 12:15 होंगे तो आप खुद देखना कि क्या बन रहा होगा, वहां पे एक स्ट्रेट एल एंगल बन रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं 12:15 क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इवेल्युएट इसे कर सकते हो। 5 o'clock, 5 o'clock के लिए 5 o'clock, ठीक है। तो बच्चों ये आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज 0, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट। सबके बारे में पहले पता होना चाहिए, क्लासिफाई तो तब करेंगे और ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। 0 इज 0, acute less than 90 degree, right is equal to 90 degree, obtuse is greater than 90 degree, straight is between 180 and 360, complete angle is 360 degree। तो आई होप बच्चों ये आपको क्लियर भी होगा। ये आपको लेस देन 90 है तो ये है acute, ये है आपका obtuse, ठीक है, और ये 283 180 और 360 के बीच में तो ये होगा रिफ्लेक्स, ठीक है। ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करने हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉक रिवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोस फ्रॉम 12 to 6। अगेन सेम चीज बोली, वो ऊपर एक्सप्लेन में किया हुआ अच्छी तरीके से। अगर ना समझ में आए तो दोबारा समझना, फिर इस क्वेश्चन पर आना। फिर हमारे पास आ जाता है हाउ मेनी सिक्स ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल बोला है 1/6 बोला है तो 1 ऑफ का ये जो ऑफ मतलब है ना बच्चों, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 90 कर दोगे, जो आपका आंसर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। When do you expect the hour hand of a clock to stop if it starts at 5 and makes half of a revolution? ये 5 से स्टार्ट हुई थी और इसने अपना हाफ रिवोल्यूशन ही कंप्लीट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं
आप अभी इन ब्लैक नीडल्स को भूल जाओ, ये जो ब्लू नेवी डार्क ब्लू के नीडल्स है आपके पास, इन पे फोकस करना। इन्होंने बोला है 5 बजे और हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करा 5 बजने के बाद। तो अगर यहाँ से मैं 5 बजाती हूँ, 5 o'clock होने के बाद इन्होंने बोला है कि ये हाफ रिवोल्यूशन कर रही है। तो ये हाफ रिवोल्यूशन कर रही होगी तो किस तरीके से होगा? हाफ रिवोल्यूशन का हमारा मतलब है कि जब हम इसे देखें ना तो हमें लगे कि हाँ यहाँ पे एक सेमी सर्कल बन रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर हाफ रिवोल्यूशन हो रहा था तो हमने क्या नोटिस करा था कि देयर विल बी अ हाफ सेमी सर्कल, राइट। तो यहाँ पर या तो हम 5 o'clock के लिए इसे स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं कि जब हमारी ये मिनट वाली नीडल या तो 5:55 सिखा दे, क्योंकि तभी हमारा हाफ सर्कल बनेगा। तो 5:50 पर हाफ रोटेशन के लिए 5:50 पर इसे मतलब 5:50 शो करने होंगे, इसका हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। सेम फॉर दिस, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो रिवोल्यूशंस आपको दी हुई है उनका पोर्शन कैसे दिखेगा एक सर्कल के अंदर, उसी पोर्शन पर आपको अपने नीडल्स को अरेंज करना है, फिर आपके पास आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज दिस। तो फिर अगेन ये हमारा एक्यूट है, ये हमारा राइट है, ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट है, ये हमारा रिफ्लेक्स है। ठीक है, इस तरीके से आपने आंसर करने हैं। फिर क्वेश्चन आता है ऑब्जर्व द एडजॉइंग फिगर एंड स्टेट द काइंड ऑफ एंगल्स। अगेन सेम क्वेश्चन है, तो बच्चों आप वो दे ही सकते हो। राहुल इज रोइंग द बोट इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इन विच द डायरेक्शन विल ही रोइंग इफ ही टर्न्स टू राइट थ्रू। नॉर्थ वेस्ट में थे, नॉर्थ वेस्ट में टर्न करा है टुवर्ड्स राइट। अब राइट के लिए टर्न करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? नॉर्थ में जाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हम अपना 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन कर पाएंगे। ठीक है, इन विच डायरेक्शन विल ही रोइंग इफ इट टर्न्स टू राइट थ्रू। तो या तो उसे नॉर्थ के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हमारा 90 डिग्री का एंगल की रोटेशन होगी। अब आता है मेजरिंग एन एंगल। मेजरिंग एन एंगल में हमारा सारा काम किसका है? प्रोटेक्टर का है कि हम विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर अपना कोई भी एंगल मेजर करेंगे। इसके लिए हमें क्या पॉइंट्स रखने होते हैं? आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जो प्रोटेक्टर का आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इन दोनों की जो प्लेसमेंट होनी चाहिए वो सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, और जो ये आपकी लाइन है वो आपकी इस प्रोटेक्टर की इस वाली लाइन से, ये जो अंदर आपकी लाइन फॉर्म हो रही है, इसके ऊपर ही होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से जो आपका प्रोटेक्टर है वो यहाँ पर ऐसे शो होगा कि जो बीच वाली लाइन है वो भी इसके पास है ऐसे एज इट इज, और ये जो लाइन है ये भी इसके ऊपर है। फिर आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास आपकी रे है, फॉर एग्जाम्पल ये रे यहाँ पर है, तो आपको इसी रे को कॉमन फॉलो करना है कि अच्छा ये स्टार्ट इस पॉइंट से हुई है एंड आई हैव टू मेजर कि कितना आ जा रहा है। तो आप जब मेजर करोगे तो जो अंदर आपके नंबर्स लिखे रहते हैं, बाहर वाले नहीं बच्चों, अंदर वाले, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका जो एंगल होगा वो 70 डिग्री का होगा। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर भी बता रखा है। कॉन्ग्रेंट एंगल्स। कॉन्ग्रेंट, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सिमिलैरिटी, आइडेंटिकल। ठीक है, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्ग्रेंट बोल देना, सिमिलैरिटी बतानी है, बस उस पर फोकस करना है। If the measure of two angles are equal, then angles are called congruent angles. अगर दो एंगल्स आपके इक्वल है तो आप क्या कह दोगे? यार ये तो congruent angles हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना यार ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर है, ट्विंस ब्रदर्स है, तो हम सिमिलर ऐसे कह देंगे कि यार ये तो congruent ब्रदर्स हैं, यानी कि आइडेंटिकल, इक्वल। इस तरीके से हमें वो करना है मेजर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एंगल AOB एंड एंगल PQR आर दी congruent angles। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन हम बचपन से पढ़ते भी आए हैं, समझते भी आए। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जब एक लाइन हमारी दूसरी लाइन पर एक 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है, वहां पे एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही हो, दैट इज अ परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? उससे पहले समझते हैं बाइसेक्टर क्या होता है। बाइसेक्टर, बाय मीन्स दो। ठीक है, तो जब भी कोई भी एक लाइन हमारे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इट मींस 90 डिग्री एंगल था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया वहां पे, तो 45 डिग्री में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आपको मैथ्स सीखने से मतलब करने से पहले ना अगर आपको वर्ड्स पता है कि क्या वर्ड्स वहां पे करने हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है ऑपरेशन को अप्लाई करना, कि हाँ भाई हमें ऑपरेशन क्या करना है। फिर बाद में आपका सारा काम ऑपरेशन पर डिपेंड करेगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप्स आपके क्या होंगे और क्या नहीं होंगे। फाइंड अननोन एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर देखो, ये आपका एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, उसकी मेजरमेंट है 180 डिग्री। सो अगर एक एंगल 70 है तो दूसरा कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 70 आ जाएगा 110। ठीक है, यहाँ पर सेम, वहां पे 110 दिया हुआ है तो यहाँ पे 70। इनको किस तरीके से आपको लेके चलना है कि यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल आपको पता है, आप ये समझिए कि टोटल आपके पास है 70 रुपीज की, आपने कोई चॉकलेट परचेज कर ली किसी शॉपकीपर से, तो आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे? तो आपको 110 वापस मिलेंगे। बस इतना आपको मतलब ये
आपके माइंड में ऐसा होना चाहिए कि आप यहाँ पर ऐसे फॉर्मेशन करोगे अपनी सिचुएशन का और फिर आंसर फाइंड आउट कर लोगे। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स, तो यहाँ पर आपको बताना है, पहले आपको अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से इन सबको मेजर करना है, उसके बाद क्लासीफाई करना है। तो देखते ही पता चल रहा है ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है और ये राइट है, तो आप इसी तरीके से कंक्लूड कर दोगे। फाइंड द मेजर ऑफ अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, तो यहाँ पर ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अगर आपके पास 90 रुपीज है और 20 आपने किसी को दे दिए तो कितने बचेंगे, 70 बचेंगे। इस तरीके से कंक्लूड आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये वाला भी आपको खुद करना है बच्चों, ठीक है। यूज द अबव फिगर टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट और स्ट्रेट एंड कंप्लीट की अगर नॉलेज है, जो कि मैं ऊपर बहुत पहले से और बहुत देर से समझाती आई हूँ, तो आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। इन द एडजॉइंग फिगर इफ AB is perpendicular or perpendicular bisector of PQ and PR is 5.0 सेंटीमीटर, फाइंड द, तो AB परपेंडिकुलर है, ठीक है, PQ पर, और हमें बताया हुआ है कि जो PR है वो 5 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द RQ, तो ऑब्वियसली बच्चों ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब काटता है तो 2 इक्वल पार्ट्स में वो करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। विच ऑफ दिस represent perpendicular line, the line segment forming the letter X in the adjoining finger points, these A, B, C, D, E, F, G are marked on line L at equal distance. If these lines are equal and M is perpendicular to L, is AC is equal to CE, AC is equal to CE। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप अपने रूरल की हेल्प लोगे और फिर फर्दर इसे फाइंड करके बता दोगे। अब बात आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल की। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ देयर साइड्स, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ऐसे जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है इक्विलेटरल, यानी कुछ इक्वल इक्वल साउंड कर रहा है ना, इट मींस ऑल 3 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी हैव आइसोसेलेस ट्राइंगल। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल only 2 sides are equal, and which 2 sides which are opposite to each other. So these 2 lines are opposite to each other, that's why 3 centimeter and 3 centimeter the same measurement they have, and the third one have any random measurement, okay। Now the scalene triangle, scalene triangle means के all 3 sides having different measurements, कोई भी एक साइड हमारी इक्वल नहीं होगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो एक्यूट एंगल, अब हमने बच्चों आपको ये समझना है, हमारे एक ट्राइंगल के पास है ना मेजरली 2 ही चीजें जो इंपॉर्टेंट है, एक उसकी साइड्स, एक उसके एंगल्स। तो हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम इनके साइड एंड एंगल के बेसिस पे ही करते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन अभी आपने पढ़ा है ये बेस्ड ऑन साइड्स था, कि जितने भी क्लासिफिकेशन करिए साइड के बेसिस पे करिए, वैसा हमने कुछ फर्दर नहीं किया है, ठीक है, कि हम एंगल्स को भी इसमें कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर हम एंगल कंसीडर कर रहे हैं, और वो भी क्या कंसीडर कर रहे हैं कि जिस ट्राइंगल में सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे, दैट इज एक्यूट ट्राइंगल। जिसमें एक एंगल हमारे 90 डिग्री का इक्वल होगा, दैट इज राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट वी हैव वन एंगल, ओनली वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, इट्स इक्वल टू ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, यहाँ पर हम देख रहे हैं ईच एंगल ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर 60 डिग्री। पहले हमने दोनों को अलग अलग पढ़ा, ठीक है, सेपरेटली पढ़ा। अब यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, कि अपोजिट साइड्स पर जो हमारे एंगल बनेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल में वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा, ठीक है। उसके बाद अ स्केलर ट्राइंगल हैज नो 2 एंगल्स इक्वल, इसमें कोई भी एक भी मतलब तीनों साइड्स भी हमारी अलग हैं और एंगल भी कोई इक्वल नहीं है। अब बात आती है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड से बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, एल्टीट्यूड का सिंपल मतलब होता है हाइट, ठीक है। तो कहीं कहीं पर आपको क्लैरिफाई किया जाएगा कि बताओ इसकी हाइट कितनी है, और कहीं कहीं पे पूछा जाएगा कि एल्टीट्यूड क्या है। तो एक नए वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, हम वहां पर हाइट का ही डिस्कशन कर रहे हैं। अब हमें कैसे क्लासीफाई करना है कि वो एल्टीट्यूड है या नहीं। अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल टू द बेस इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि आपको जो इसके मतलब जो आपका वर्टेक्स है, जब आप इससे, अब ये जरूरी नहीं कि हम पी वर्टेक्स से करेंगे, हम आर से भी कर सकते हैं, क्यू बी से भी कर सकते हैं, कि जो भी आप वर्टेक्स अपना कंसीडर कर रहे हो उसकी जो अपोजिट साइड होगी वहां पर एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, दैट इट्स कॉल्ड योर एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर पी वर्टेक्सेस की अपोजिट साइड है क्यू एंड आर, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो पी एस इज एन एल्टीट्यूड। नाउ मीडियन ऑफ ट्राइंगल, मीडियन ऑफ ट्राइंगल और एल्टीट्यूड में बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हमारा मेन डिफरेंस है मीडियन और एल्टीट्यूड में, पहले एक छोटी सी चीज यहाँ पे देख लेते हैं। A line segment drawn from a vertex of a triangle to the midpoint of the base is called the median of the triangle। जब एल्टीट्यूड फॉर्म होता है, स्टार्ट दोनों एक जगह से ही होंगे कि वो आपके जो आपकी अपोजिट लाइन है उसके
जो भी आप वर्टेक्स कंसीडर करो उसके अपोजिट लाइन पर एक लाइन आप फॉर्म करोगे, ठीक है। अगर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा देन इट इज अ एल्टीट्यूड, ठीक है। बट अगर आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं हो रहा देन इट इज अ मीडियन। पहले तो ये क्लैरिफाई करा, तो ये तो दिख रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है। एल्टीट्यूड आपकी लाइंस को, जो भी अपोजिट लाइन है उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता, बट मीडियन जो भी अपोजिट साइड होगी उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर मैं ये कहूं BD इज इक्वल टू DC, तो यस दिस इज ट्रू, ठीक है। नाउ 10.4 क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक एंगल हमारा मोर देन 90 डिग्री है, तो दिस इज ऑब्ट्यूज। यहाँ पर एक 90 डिग्री है, तो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंड दिस इज मोर देन 90 डिग्री, तो अगेन ऑब्ट्यूज। तो आप ऐसे ही क्लासिफाई यहाँ पर करोगे। क्लासिफाई द ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, तो 5.4, 5.4, 7, तो ये हो जाएगा आइसोलेट, तीनों साइड्स आर इक्वल, तो ये हो जाएगा इक्विलेटरल। 3 साइड्स आर डिफरेंट, हैविंग ऑल 3 साइड्स हैविंग डिफरेंट मेजरमेंट, तो ये हो जाएगा स्केलन। तो आप इस तरीके से इसे क्लासिफाई कर लोगे। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अभी ऊपर डिस्कस भी करा है, 60 डिग्री, ठीक है। बाय विच अदर नेम वी कैन डिस्क्राइब अ रेगुलर ट्राइंगल। रेगुलर ट्राइंगल मींस ऑल 3 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो हम क्या, 3 एक्यूट एंगल्स, 2 ऑब्ट्यूज एंगल, 2 राइट एंगल्स, ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो बच्चे ये सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं जो मैं आपको ऊपर समझाती आई हूँ ना, तो वही चीजें, कुछ ऐसा नया नहीं है। इन अ ट्राइंगल इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री देन द ट्राइंगल इज एन एक्यूट ट्राइंगल, ठीक है। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 3 एंगल्स, इक्वल एंगल्स एंड इक्वल साइड्स। तो ऊपर ही ये सब कुछ पढ़ाया है, तो आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि हमने ट्राइंगल्स का डिस्कशन तो कर लिया, अब हमें क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब यानी कि उनके पास 4 साइड्स होंगी, ठीक है। जिन जिन के पास 4 साइड्स है वो कंसीडर होते हैं एज अ क्वाड्रिलेटरल। एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एटसेट्रा। आपको जनरल ये देखना है 4 साइड्स, ओके, इट बिलोंग टू दी क्वाड्रिलेटरल कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि हमारा जो स्क्वायर है इसके पास क्या प्रॉपर्टी है कि जो सारे एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। नेक्स्ट वी हैव रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट वी हैव पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रिलेटरल हुज बोथ, यानी कि आपके जो ये पेयर्स हैं, अपोजिट पेयर्स हैं, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रोम्बस के ऑल साइड्स आर इक्वल एंड दिस इज अ रोम्बस, ठीक है। ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, अच्छा ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में देखो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल याद है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो पैरेलल होना तो इट्स कंपल्सरी। बच्चे ये भी एक ही बात है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। काइट इज अ काइंड ऑफ अ रोम्बस, तो इसमें भी अपोजिट साइड्स है हमारी, नहीं वो रेक्टेंगुलर, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। अब यहाँ पर आता है इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आइडेंटिफाई कर लो, बहुत इजी है, DEBG आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। ट्रेपेजियम भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, रोम्बस एंड काइट में क्या डिफरेंस है कि रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होंगी, काइट में सिर्फ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो मैंने प्रॉपर्टीज ऊपर एक्सप्लेन की हुई है, आप वहां से बता दोगे। नेम द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स, अब ये छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है और आप छोटे बच्चे ही हो तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कर दो। ये क्या है, ये स्क्वायर है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ये क्या है, ये काइट है, ये क्या है, ये रेक्टेंगल है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो, ठीक है। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड ईच एंड एवरी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड ईच एंड एवरी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरीके से आप इन्हें नेम कर दोगे। तो अभी तक हमने पढ़ा ट्राइंगल, उसके बाद पढ़ा क्वाड्रिलेटरल, बट इस ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी शेप्स होंगी, राइट। उन शेप्स को, उन सारी कैटेगरीज को जो लाइन सेगमेंट्स के थ्रू बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम पॉलीगन्स, ठीक है। कि बस उनके पास लाइन सेगमेंट से फॉर्म हुए होने चाहिए, और जो मिनिमम मतलब जो एक मिनिमम हमारा पॉलीगन बनता है तो 3 साइड से बनता है हमारे क्लोज फिगर विच इज अ ट्राइंगल। इसी बेसिस पर हम फर्दर 4 है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा और सेप्टा, एंड 8 है तो ऑक्टागन। A 9-sided polygon it's called nona and the 10 is deca। तो जैसे इनके पास साइड्स हैं उन्हीं के बेसिस पर इनके हमने नेम कर दिए हैं। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है कि जब आपकी सारी साइड जो भी इस पॉलीगन के अंदर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पेंटागन है तो यानी कि 5 साइड्स होंगी, अगर पांचों की पांचों साइड एक दूसरे के इक्वल होती है देन इट इज रिफर्स एज अ रेगुलर पॉलीगन। इक्विलेटरल ट्राइंगल इट्स अ रेगुलर पॉलीगन, बट स्केलर ट्राइगन, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो इस कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो आपको बस क्या समझना है कि सारी साइड्स इक्वल हुई तो रेगुलर पॉलीगन, अदरवाइज इररेगुलर, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर नॉट पॉलीगन्स, तो पॉलीगन्स यहाँ पे कौन नहीं होंगे, ये पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि हमने बात करी कि सिर्फ लाइन सेगमेंट्स चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पर ये भी हमारा पॉलीगन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप क्लासिफाई करोगे। नेम द फॉलोइंग पॉलीगन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ट्राइंगल, यहाँ पर हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 4 5 6 7, तो सेप्टागन। इस तरीके से आप आंसर कर दोगे। क्लासिफाई एज रेगुलर एंड नॉन रेगुलर पॉलीगन, आ स्केल एंड ट्राइंगल नहीं, नॉन रेगुलर आ ट्रेपेजियम नॉन रेगुलर, रोम्बस हमारा रेगुलर होगा, ठीक है। अब बात आ जाती है 3 डायमेंशनल शेप्स। 3 डायमेंशनल शेप्स का मतलब होता है वो 3D शेप्स सुनी है ना आपने, वही है 3D। हम डायमेंशन डी का कभी फुल फॉर्म हमने देखी नहीं होगी शायद, पर उसका मतलब यही है कि डी स्टैंड फॉर डायमेंशन, यानी कि उसके पास तीनों डायमेंशन है। वो 3 डायमेंशन होती कौन सी है, वो 3 डायमेंशन होती है हमारी फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स। जिस शेप के पास ये तीनों हमारे डायमेंशन है तो वो कंसीडर होगी एज अ 3D शेप। अब यहाँ पर समझते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है बच्चों कोना, ठीक है। फेस, ये जो अब सामने दिख रहा है, यानी कि जो आपका फ्रंट जो पूरा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन, ये आपका फेस है, ठीक है। उसके बाद आता है एज। यहाँ पर जो आपको ये लाइन दिख रही है ना, ये आपकी एज है। आप इसे कैसे क्लासीफाई होगे, आप एक मैच बॉक्स लेना, मैच बॉक्स में जो आपके साइड में इस तरीके से आते हैं, ये वाला पोर्शन है ना, ये आपके एजेस हैं, ये आपका फेस है, और जो ये है ये कॉर्नर्स हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपके वर्टेक्स हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात आ जाती है, हम स्टेप बाय, हमने सबसे पहले पढ़ना है क्यूब। क्यूब जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर है विच हैज ऑल द एज ऑफ सेम लेंथ। अ क्यूब हैज 8 वर्टेक्स, 12 एज एंड 6 फेसेस। अब ये कैसे क्लासीफाई करोगे, क्यूब यानी कि एक आपका स्क्वायर बॉक्स होना चाहिए, जो आपके गिफ्ट बॉक्स होते हैं ना, रेक्टेंगुलर ना हो, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो आप उसे कंसीडर करोगे क्यूब में। अब वहां पर आपके 8 वर्टेक्स होंगे, आप काउंट करोगे आपको पता चलेगा, 12 एजेस होंगे और जो आपके फेसेस होंगे वो 6 होंगे, ठीक है। अ क्यूबॉइड हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, वहां पर कैसे थे 6 स्क्वायर फेसेस होंगे वहां पर, और यहाँ पर हमारे आपका डाइस है ना बच्चे, आप वो भी कंसीडर कर सकते हो क्यूब के लिए, ठीक है। 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्स। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि वर्टेक्स और एजेस में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, कि पहले वहां पर नहीं सेम ही है, 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्स, और हमारे जो फेसेस हैं वो भी सेम है क्यूब एंड क्यूबॉइड में। सिलेंडर, अ सिलेंडर बुक लाइक अ राउंड पाइप, अ सिलेंडर हैज 3 फेस, 1 कर्व फेस एंड 2 फ्लैट फेस एंड 2 एजेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा। उसके बाद है कौन, तो 2 फेसेस, 1 फ्लैट एंड 1 कर्व्ड, इट हैज 1 वर्टेक्स एंड 1 एक्स। जो ये बच्चों आपको पढ़ना है, इसके बेसिस पर आपको फर्दर आंसर करने हैं। अब आता है नेट ऑफ सॉलिड। आपने अगर कभी भी एक बॉक्स देखा होगा जिसे हम फॉर्म करते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा हो कि वहां पे ना शेप्स होती हैं, हम उसे मतलब फोल्ड करने के बाद एक बॉक्स बना देते हैं। अगर आपने कभी बनाओ, जनरली वो मिठाइयों का बॉक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी का नेट्स ऑफ सॉलिड दिया हुआ है कि अगर हम अपने किसी भी 3D शेप को ओपन अप करते हैं तो किस तरीके से फॉर्म होगी। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये इस तरीके से पीछे आगे, और ये सबसे ऊपर वाला पार्ट, तो ये हमें क्यूब का एक नेट ऑफ क्यूब यानी कि नेट ऑफ सॉलिड मिल गया। A net is a 2 dimensional representation of 3D objects, ठीक है। तो 3D ऑब्जेक्ट्स का एक 2D रिप्रेजेंटेशन होता है। क्यूबॉइड के लिए क्या है, आप यहाँ पे देखो स्क्वायर है, फिगर सेम ही है, यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म हो रहे हैं और एक साइड हमारी ज्यादा होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेकेंड वाले पर स्क्वायर ऊपर नीचे और यहाँ पर हमारे स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाता है सिलेंडर। सिलेंडर के लिए हमारा कुछ इस तरीके के लिए नेट रिप्रेजेंटेशन होगी। कोन का हमारा नेट रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होगी। ये हमें नेट ऑफ पिरामिड दिया हुआ है तो उसके लिए हमारी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होगी। और ये दिया हुआ है हमें प्रिज्म, ठीक है, यानी कि पहले एक हमारा रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल और उसके बाद एक क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर्म कर लेंगे। व्हाट इज द शेप ऑफ अ बॉल, तो बॉल की शेप कैसी होती है, सर्कुलर होती है, ठीक है, हम स्फेयर कह सकते हैं। मेजरिंग जार की कैसी होती है, कोनिक होती है हमारी, कोन प्लस कोनी कह देंगे हम, ठीक है, कोन प्लस। आइस क्यूब जो है वो हमारा क्यूब होता है। तो इस तरीके से आप इन्हें आंसर करेंगे। राइट द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ द सॉलिड फिगर्स, तो क्यूब में कितने थे हमारे फेसेस, 6 थे, ठीक। तो आप इस तरीके से ना आंसर करते चलोगे। राइट द नंबर ऑफ एज ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड फिगर्स, तो हमारे एज कितने थे, हमारे एज 12 थे, ठीक है। बाकी क्या आप आंसर करोगे। नेम ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ये कौन सा फिगर है, ये क्यूबॉइड है, ये क्या है, ये क्या है, देख के बताओ जल्दी से। आ डैश हैज नो वर्टेक्स एंड नो एज, किसके पास ना एज होगा ना वर्टेक्स होगा, वो कौन है, वो हमारा एक स्फेयर है, उसके पास ना एज होगा ना ही वर्टेक्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो बच्चों। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन ना किया हो। अगर आपने सारी चीजें अच्छी तरीके से समझी है तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर सकते हो और आप ये एमसीक्यू को भी कंप्लीट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और उसके बाद ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है।
अब बच्चों आपके पास आ गया आपका रिवीजन टेस्ट 3, यानी कि अभी तक आपने बेस्ड ऑन चैप्टर 8 to 10 जितना कुछ भी पढ़ा उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस है हमारे पास। इसमें आपको ये सॉल्व करना है और खुद को इवेलुएट करना है कि किस चैप्टर में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है और किस चैप्टर में आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी लो है। तो आप वहां पर क्या करोगे, जिस भी चैप्टर में थोड़ी सी लो है जाओगे, दोबारा कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करोगे और वहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के बाद फिर से एक बार टेस्ट दोगे। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।